KP classes dedicated to excellence. हेलो क्लैट 2026 एस्पिरेंट्स। अब इस नए साल में एक नए सिरे से, एक नई डेडिकेशन, एक नए एक्साइटमेंट के साथ हम आपकी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं क्लैट 2026 एग्जाम के लिए। अब इस तैयारी में जितना कंट्रीब्यूशन हमारा है उतना ही कंट्रीब्यूशन हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। We are going to cover your complete legal reasoning into 5 sections, जिसमें हम आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, देन आफ्टर दैट लाइक when I'm saying IPC, I'm talking about criminal laws, and then after that your constitution. So this is what, and some part of your family laws. So this is what we are going to cover on our YouTube channel KPCUET. Right, so this is going to be day 1 of your law of torts. We will be covering each and every single detail that is very much important for your examination. Now why am I saying that? अब किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है और हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाला है और आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। उन सब चीजों को डिस्कस करने के बाद वी विल स्टार्ट आवर प्रिपरेशन फॉर क्लैट 2026 एग्जामिनेशन। तो उससे पहले अगर हम एग्जाम की बात करते हैं, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि आपका जो लीगल रीजनिंग वाला सेक्शन है उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं। राइट, अब वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपका किसी भी लॉ से हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल लॉज, सिविल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, देन आफ्टर दैट सम प्रॉपर्टी लॉज, एनी ऑफ दीज थिंग्स कैन बी देयर इन द एग्जाम। तो अब आपको क्या इतने सारे लॉज पढ़ने हैं? अगर आपको इतने लॉज पढ़ने हैं तो आपको तो लॉ 5 ईयर्स LLB करनी है, आपने लॉ किया नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा रिक्वायरमेंट ये नहीं कि आपको सभी लॉज आने चाहिए। आप समझ पा रहे हैं कि आपको ये समझना है भाई आपको पूरा क्रिमिनल लॉ आना चाहिए, पूरा सिविल लॉ आना चाहिए, पूरा प्रॉपर्टी लॉ, फैमिली लॉ सब आना चाहिए। तो भाई आप लॉ में क्या करोगे? राइट, तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल लीगल लैंग्वेज के साथ फैमिलियर होना है। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है भाई? सबसे पहले तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सभी लॉस की। व्हेन आई एम सेइंग सभी लॉस मतलब बेसिक ऑफ सिविल लॉस, बेसिक्स ऑफ क्रिमिनल लॉस, एंड देन आफ्टर दैट बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उससे आपको क्या होगा, जैसे एक लीगल लैंग्वेज है तो उसके साथ आपको एक फैमिलियरिटी डेवलप करनी होती है, एक उसकी लैंग्वेज है तो उसको समझना होता है। तो अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से सिविल लॉस, क्रिमिनल लॉस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस की लैंग्वेज को समझ लिया तो फिर अब वो पैसेज किसी भी लॉ से हो, आपको उसको पढ़ना, उसको समझना, उससे आंसर निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इसी स्पिरिट के साथ हम आज आपका स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जो हम 10 डेज में कवर करेंगे। और इसमें हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं उसका भी एक ओवरव्यू रखेंगे। लेकिन उससे पहले भाई आपको पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ काम को करना है, आपको रिवाइज करना है। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। तो वो अब आपको देखना है भाई आप कितनी आउटकम लेकर के आते हैं इस एग्जाम के लिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर 10 डेज सीरीज ऑन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। बट बिफोर दैट, इस पे जाने से पहले, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग सो मच ऑफ योर टाइम। लॉ पढ़ना बहुत आसान है, क्लैट की तैयारी करना बहुत आसान है, लेकिन आपको पहले रिक्वायरमेंट समझना चाहिए, उसके बारे में हमने बात कर ली। दूसरी बात क्या है, जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया आप उनके एक्सपीरियंस देखो। राइट, अगर अब आप आज के टाइम में आप देखोगे ऑनलाइन आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। आप ऑनलाइन जाओगे, आप बच्चों से बात करो जो जिन्होंने एग्जाम दिया, जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया, जो क्लियर नहीं कर सके, उनसे जब आप बात करोगे तो आपको पता लगेगा कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। क्लैट की तैयारी करना मुश्किल नहीं है, क्लैट का सिलेबस कंप्लीट करना मुश्किल नहीं है। आप समझ गए? आप इस एग्जाम की तैयारी को 3 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में कर लोगे, लेकिन वो रिक्वायरमेंट नहीं है। पूरी तैयारी करने के बाद भी लोग नहीं क्लियर कर पाते। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह केवल एक और एक है, और वो है कि एग्जाम की तैयारी तो आपने 3 महीने में कर ली, 6 महीने में कर ली, लेकिन पूरे पेपर को 2 घंटे में समराइज करना। आप पेपर को लेकर 6 घंटे बैठोगे, आपसे पूरा पेपर हो जाएगा, लेकिन उस पेपर को आपको 6 घंटे नहीं है आपके पास, 8 घंटे नहीं है आपके पास केवल 2 घंटे हैं। उसमें पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना, ये सबसे बड़ा टास्क होता है।
और उसके लिए आपको तैयारी करना, रिवीजन करना, मॉक टेस्ट करना, प्रैक्टिस करना, ये सब जरूरी होता है। तो आपका जो एग्जाम है इट्स लाइक अ T20 क्रिकेट। T20 भी नहीं, आप T10 मान लो कि आपको 10 ओवर्स है, उसी में आपका रिजल्ट आना है। तो आप अच्छे बैट्समैन हो वो डिपेंड नहीं करता, आपको अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना पड़ेगा। आप समझ गए? तो इसी एनर्जी के साथ, इसी एक्साइटमेंट के साथ हम अपना लॉ ऑफ थॉट का एक कोर्स स्टार्ट करने वाले, जिसको हम 10 डेज में कंप्लीट करेंगे। एंड सिमिलरली विल बी कमिंग अप विद द लेक्चर्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, देन आफ्टर दैट ऑन द क्रिमिनल लॉज, न्यू क्रिमिनल लॉज दैट आर BNS, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, then your constitution of India. So all of that will be covering. Along with that you will be getting the practice questions. At least we are trying to arrange 1 or 2 practice sessions at the end of the series. All right, so that you can have an idea what kind of questions are there in the exam. तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो कि जो आपका ये एग्जाम है उसकी पैटर्न की एक बार हम बात कर लेते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन जो है, जो आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम लॉ ऑफ थॉट्स में कवर करने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट क्लास, जिसमें हम आपका इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ थॉट्स करने वाले हैं। कि भाई जो आपका लॉ ऑफ थॉट है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, क्रिमिनल लॉ आपने सुना, आपको पता है क्या होता है, प्रॉपर्टी लॉ सुना, आपको पता है क्या होता है, लेकिन लॉ ऑफ थॉट क्या है, राइट? तो पहली क्लास में हम कवर करेंगे लॉ ऑफ थॉट, केवल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा जो हम आज कवर करेंगे कि लॉ ऑफ थॉट है क्या, ताकि सभी को एक क्लैरिटी आ जाए कि भाई लॉ ऑफ थॉट क्या है। फिर उसके बाद एसेंशियल्स क्या होते हैं, लॉ ऑफ थॉट का इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं जो इंडिया में हुए हैं, फिर लाइबिलिटीज क्या होती हैं, कितने टाइप के टॉर्ट्स होते हैं, फिर टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस हो गया, हाँ उसकी क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, फिर कितने डिफेंसेस हैं जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आप ले सकते हो इन केस यू आर फाउंड लाइबल फॉर समथिंग, फिर उसके बाद नो फॉल्ट लाइबिलिटी क्या होती है, रेमेडीज किस किस तरह की लॉ ऑफ टॉर्ट में मिलती है। इन सब चीजों को हम डिटेल्ड एक डिस्कशन करने वाले हैं इस पूरी की पूरी एक सीरीज में। और फिर उसके बाद एक हम इसमें हमने प्रैक्टिस सेशन भी रखा है, जिसमें हम आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी लॉ ऑफ थॉट में पैसेजेस आए हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो अब आप ये समझ सकते हो ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि इसमें आपको बेसिक्स भी मिलने वाले हैं, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। और दिस इज समथिंग, अगर आपने इतना कर लिया तो आपके लिए एक फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है। अब आप उसके ऊपर इतनी भी अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हो। उससे पहले क्या है, एग्जाम के लिए हमें बेसिक्स आने चाहिए और हमें पता होना चाहिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है। एंड दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस सीरीज इज। चलो, अब ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब हम आ जाते हैं लॉ ऑफ थॉट पे कि जो आपका लॉ ऑफ थॉट है वो क्या होता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि लॉ ऑफ थॉट किन किन चीजों को कवर करता है। तो अब जैसे हम लॉ ऑफ थॉट की बात करते हैं ना, तो आपको ध्यान से समझ, जैसे मान लो एक एग्जांपल आपको दे रखा है, आप रोड पे जा रहे हो, आपने देखा रोड पे एक पाथ होल था और आपको वो नहीं दिखा और आप गलती से उस पाथ होल में गिर गए एंड यू जस्ट, आप वहां खड़े होते हो और आप एम्बेरसमेंट होकर के आप छुप के वहां से जाने लगते हो। अब क्या वहां पे आपकी कोई गलती थी क्या? अब हमें क्या लगता है, भाई कोई गलती नहीं है, अब छुप के भाग जाओ, किसी को पता ना लगे, आउट ऑफ एम्बेरसमेंट हम ऐसा करते हैं। लेकिन क्या वहां पे किसी की लाइबिलिटी थी, किसी की गलती थी, किसी के लिए आप लाइबल है? तो द आंसर इज यस। तो आपका जो लॉ ऑफ थॉट है वो आपके जब भी किसी लीगल राइट का वॉयलेशन होता है उस केस में लॉ ऑफ थॉट में आपकी इसके लिए रेमेडी की बात की जाती है। अब जैसे इसमें आपको एक एग्जांपल दे रखा है that there was a man who is going on the road, और वो क्या होता है, वो एक पाथ होल में स्लिप होके गिर जाता है और वो उठता है और आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट व्हाट यू हैव फेस, बट व्हाट यू कैन डू, अब आप क्या कर सकते हो? दिस हैपेंस एवरी नाउ एंड देन, स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया। Is there anyone who could be held accountable for the same, who can be blamed for the same? जिसने रोड को कंस्ट्रक्ट किया, जनरली ये क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है हर एक सिटी, हर एक स्टेट की, तो उनकी लाइबिलिटी है। जिनको रोड्स को मेंटेन करना था उन्होंने रोड्स को मेंटेन नहीं किया और उसकी वजह से आपको इंजरीज हुई, उस केस में यू कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये है आपका लॉ ऑफ थॉट कि लॉ ऑफ थॉट किन किन चीजों को, तो देयर आर मेनी अदर थिंग, ट्रेसपास हो गया आपका, फिर उसके बाद नेग्लिजेंस हो गया, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। दिस इज जस्ट एन आइडिया, दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ लॉ ऑफ थॉट कि अगर आप भी रोड पे जा रहे हो, आप एक खड्डे में गिर गए
तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? हु शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द सेम? सो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने उस रोड को कंस्ट्रक्ट कर रखा था, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको मेंटेन करने की, सो दे विल बी लायबल फॉर द इंजरीज दैट आर बीइंग कॉज्ड टू यू। तो अब हो गया ये आपका एक एग्जाम्पल लॉ ऑफ टॉर्ट का। अब जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो एक लॉ की ब्रांच है जो डील करती है सिविल रॉन्ग से एंड हाउ टू कॉम्पेंसेट विक्टिम्स थ्रू मॉनेटरी डैमेजेस। इट इज कंसीडर्ड अ फॉर्म ऑफ रेस्टोरेटिव जस्टिस। कितनी सारी चीजें हैं जिनको हमें समझना है। अब पहले तो चलो बेसिक समझ लेते हैं कि आपका जो लॉ ऑफ टॉर्ट है ना, आपका जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो आपका एक लैटिन वर्ड है टॉर्टम। जो आपका लॉ ऑफ टॉर्ट है वो आपका एक लैटिन वर्ड है जिसको हम बोलते हैं टॉर्टम, उससे आया है। अब टॉर्टम का मतलब क्या होता है? टॉर्टम का मतलब होता है टू ट्विस्ट, किसी चीज को ट्विस्ट करना, किसी चीज को मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट करके रिप्रेजेंट करना। तो ये क्या होता है? ये होता है लिटरल मीनिंग आपका टॉर्ट का, राइट, टॉर्टम का, जिससे आपका लॉ ऑफ टॉर्ट आया है। अब लॉ ऑफ टॉर्ट है क्या? लॉ ऑफ टॉर्ट होता है आपके लीगल, अब जैसे यहां पे दे रखा है डील्स विद सिविल रॉन्ग, इट इज अ सिविल रॉन्ग, ये आपका सिविल रॉन्ग होता है। अब इसके लिए क्या है? जैसे आप क्रिमिनल रॉन्ग और सिविल रॉन्ग, दो तरह के रॉन्ग होते हैं, दो तरह की गलतियां होती है, एक सिविल नेचर की होती है, एक क्रिमिनल नेचर की होती है। अब जैसे जब हम बात करते हैं सिविल रॉन्ग की, तो सिविल रॉन्ग का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मान लो क्रिमिनल रॉन्ग आपने किया, आपने मर्डर किया, आपने रॉबरी किया, आपने थेफ्ट कमिट की, तो ऐसे ऑफेंसेस के लिए क्या होता है? ऐसे ऑफेंसेस के लिए आपको पनिशमेंट मिलती है। लेकिन जब आप लॉ ऑफ टॉर्ट में कोई रॉन्ग कमिट करते हो, उस केस में क्या होता है? यू हाउ टू कॉम्पेंसेट विक्टिम्स थ्रू मॉनेटरी डैमेजेस। आपको इसमें डैमेजेस देने पड़ते हैं, आपको इसमें कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। इट इज कंसीडर्ड अ फॉर्म ऑफ रेस्टोरेटिव जस्टिस, कि सामने वाले का जो नुकसान हुआ आप उस नुकसान को रिस्टोर कर दो इन फॉर्म ऑफ रेस्टोरेटिव जस्टिस, राइट। सो दिस इज व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड टॉर्टम, जो आपका एक सिविल रॉन्ग है। और उसके लिए क्या है? उसके लिए आपको डैमेजेस देने होते हैं, मॉनेटरी डैमेजेस देने होते हैं, एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ रेस्टोरेटिव जस्टिस। सेकंड लाइन में वही सेम एग्जांपल आपको मिल जाता है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग अदर देन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपका जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो सभी के सभी ऑफेंसेस को कवर करता है एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। तो अब इसमें आ गया जितने भी सिविल रॉन्ग है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हटा करके वो सभी के सभी किसमें आते हैं? लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कवर। तो फॉर विच अ रेमेडी मे बी ऑब्टेन यूजुअली इन फॉर्म ऑफ डैमेजेस, और जिसमें जो रेमेडीज होती है वो क्या होती है? डैमेजेस होती है। आपको ध्यान रखना है, बहुत बार ऐसा, मतलब आप जब एक लीगल स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो आपको कई बार लोग फंसाने के लिए पूछते हैं भाई क्या फर्क है। तो आपको ध्यान रखना है भाई क्या फर्क है क्रिमिनल लॉ सिविल लॉज में। जैसे अगर टॉर्ट और क्रिमिनल लॉ की बात की जाए तो आपके पास क्या आंसर होना चाहिए कि जो आपका लॉ ऑफ टॉर्ट है उसमें आपको डैमेजेस मिलते हैं, अगर आप उसमें अकाउंटेबल हेल्ड किए जाते हैं उसमें आपको डैमेजेस मिलते हैं, आपको कॉम्पेंसेशन मिलता है। लेकिन इधर क्या होता है? इधर आपको पनिशमेंट मिलती है। यहाँ क्या है? यहाँ आपका जो केस है वो एक सिविल सूट होता है, वहां पे वो क्रिमिनल सूट होता है जिसके लिए पनिशमेंट ही एक होता है। तो ये हो गया। अब उसके बाद अगर हम टॉर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 मेजर टाइप्स के टॉर्ट्स आपको दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला आ गया इंटेंशनल टॉर्ट्स, दूसरा आपका आ गया नेग्लिजेंस टॉर्ट्स, फिर उसके बाद आ गया स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट्स। अब जैसे हम आगे बहुत डिटेल में करेंगे, यहां बस हम एक ओवरव्यू के लिए समझ सकते हैं कि आपका जो इंटेंशनल टॉर्ट्स है, इंटेंशनल टॉर्ट्स का मतलब क्या है? जहां पर इंटेंशन इन्वॉल्व है, मतलब नाम से ही इट इज वेरी एविडेंट फ्रॉम द नेम इटसेल्फ कि जो आपका टॉर्ट है जिसमें आपकी इंटेंशंस इन्वॉल्व है, जिसमें आप सामने वाले के ऊपर इंजरी इन्फ्लिक्ट करना चाहते हो, राइट। तो उसको वो सभी के सभी ऑफेंसेस किसमें आते हैं? इंटेंशनल टॉर्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल हो गया असॉल्ट, बैटरी, कन्वर्जेंस, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, डिफेमेशन, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, फ्रॉड, राइट। अब इनको हम आने वाले टाइम में बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन एक आपको आइडिया लग गया होगा, असॉल्ट, बैटरी, ये सभी क्या है? ये सभी क्लासिकल एग्जांपल हैं आपके इंटेंशनल टॉर्ट के। अब इनके डिफरेंस को भी हमें समझना है, असॉल्ट क्या होता है, बैटरी क्या होती है। अब जैसे असॉल्ट की हम बात करते हैं, असॉल्ट क्या होता है? जब आप किसी के मन में एक रीजनेबल अप्रीहेंशन क्रिएट करते हो इमीडिएट हार्म का। अब जैसे मान लो आप मेरे सामने खड़े हो, मैंने आपके सामने ऐसे किया, आपको लगा भाई थप्पड़ पड़ने ही वाला था, राइट, मैंने थप्पड़ नहीं मारा, आपको कोई इंजरी नहीं हुई, लेकिन ये असॉल्ट है।
क्योंकि मैंने आपके मन में क्या किया, मैंने आपके मन में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट कर दिया इस चीज का। तो अब ये क्या है, ये आपके इंटेंशनल थॉट की कैटेगरी में आ गया। तो दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक कि अगर हम किसकी बात करें, असॉल्ट, असॉल्ट मतलब मैंने आपके ऊपर कोई हार्म कॉज नहीं किया, लेकिन मैंने अप्रीहेंशन ऑफ हार्म आपके मन में क्रिएट कर दिया, तो वो आपके असॉल्ट की कैटेगरी में आएगा। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कई बार आपने सेलिब्रिटीज को माइक पे ऐसे बोलते हुए देखा होगा, और कोई अगर ऐसे ज्यादा माइक ऐसे लगाने की कोशिश करता है तो वो क्या बोलते हैं, ही जस्ट लिटरली असॉल्टेड मी, मतलब किसी ने आपको कोई टच नहीं किया, कोई फिजिकल टच नहीं है, स्टिल दे हैव क्रिएटेड अ फियर, अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर इन योर माइंड, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज असॉल्ट। अब उसके बाद बैटरी क्या है, अब जैसे हम बैटरी की बात करते हैं, तो जब आप फिजिकल फोर्स यूज करते हो किसी के अगेंस्ट, किसी को पत्थर उठा के फेंक के मार दिया, तो ये क्या है, ये बैटरी में आएगा, राइट। आप कई बार हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने दरवाजे के ऊपर पानी रख दिया कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा पानी उसके ऊपर गिरेगा, और फिर आप मजाक बना रहे हो उस चीज का, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, ये सभी बैटरी के एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी इंटेंशनल थॉट्स के एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम लॉ ऑफ थॉट में कवर करते हैं। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद द इंटेंशनल थॉट्स। अब उसके बाद दूसरे जो थॉट्स की बात की गई यहाँ पे, वो थॉट्स हैं आपके नेग्लिजेंस को लेकर के। अब जब हम नेग्लिजेंस की बात करते हैं, नेग्लिजेंस की जब हम बात करते हैं, तो उसमें आपके दो बड़े क्लासिक एग्जाम्पल्स आते हैं, जिसमें आपका आपने देखा होगा रोड एक्सीडेंट्स। रोड एक्सीडेंट्स आर व्हाट, रोड एक्सीडेंट्स आर the outcome of negligence, right? मेडिकल नेग्लिजेंस। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हमने डाले हैं जहां पे एक थॉट को कमिट किया जाता है बाय फेलियर टू ऑब्जर्व द स्टैंडर्ड केयर रिक्वायर्ड बाय लॉ अंडर द सर्कमस्टेंसेस। मतलब क्या हो गया कि जो रीजनेबल केयर, जो ड्यू केयर एंड कॉशन लेनी थी किसी काम को करने से पहले, जैसे मान लो अगर आप हाईवे पे ड्राइव करते हो, तो भाई आपको अपनी स्पीड लिमिट में रहना है, लेकिन आपने वो ड्यू केयर नहीं रखी, आपने ओवर स्पीडिंग किया और उसकी वजह से सामने वाले को इंजरी हुई, तो आपको लायबल हेल्ड किया जाएगा अंडर द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस, कि आप अपने एक्ट में नेग्लिजेंट थे, इसकी वजह से सामने वाले पर्सन को इंजरी हुई। तो ये किसका एग्जांपल हो जाता है, जिसमें आपके मेडिकल नेग्लिजेंस हो गए, रोड एक्सीडेंट वाले केसेस हो गए, ये सभी आपके क्लासिक एग्जांपल्स हैं नेग्लिजेंस ऑफ टॉर्ट के। अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि जैसे मान लो a lifeguard may be found liable for negligence if they were on duty when a person drowned। मतलब अभी जब हम ये essential of valid taught करेंगे ना, वहां से और चीजें क्लियर हो जाएंगे। अभी ये पहला वीडियो है, आपको ध्यान रखना है, जब तक आप पूरी सीरीज देखोगे तब तक आप बहुत रॉक सॉलिड हो जाओगे। लेकिन अगर आप पहली बार लॉ ऑफ थॉट पढ़ रहे हो सकता है आपको लगेगा कौन सी बातें हैं, कहाँ की बातें, कौन सी दुनिया है, मैं तो जानता नहीं, राइट। लेकिन अगर आपने पूरे 10 दिन दिए, पूरी अच्छी तैयारी करी, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा जो आपको ना समझ आए, या आपसे अगर कोई बात करने के लिए आएगा लॉ ऑफ थॉट्स पे, तो आप इतना कॉन्फिडेंट हो गए कि आप इजीली उनसे बात कर पाओगे, आप सारी की सारी जो बेसिक चीजें हैं लॉ ऑफ थॉट्स की उनको आप एक्सप्लेन कर पाओगे। तो अब इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस और रोड एक्सीडेंट जैसा एग्जाम्पल हो गया। जैसे यहाँ पे एक लाइफ गार्ड है, लाइफ गार्ड की ड्यूटी है कि अगर कोई भी पर्सन डूबता है तो उसको हमें बचाना है, उसकी लाइफ को हमें सेव करना है। अब हो सकता है कि लाइफ गार्ड ने ध्यान नहीं दिया, लाइफ गार्ड वाज बिजी ऑन स्क्रॉलिंग रील्स ऑन द इंस्टाग्राम, और उसकी वजह से क्या हुआ, somebody died। तो अब ये क्या है, उसने इंटेंशनली उसका मर्डर नहीं किया, लेकिन ये उसके पार्ट में नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन की डेथ हो गई। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये आपका नेग्लिजेंस वाले टॉर्ट का एग्जाम्पल हो गया। फिर उसके बाद स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट इज देयर, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट लायबिलिटी टॉर्ट इज देयर। ऑल्दो जो आपका प्रोडक्ट लायबिलिटी टॉर्ट है वो इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, मतलब अगर जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आता है, राइट, तो उस केस में जो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर है, जो उसके होलसेलर है, उनकी लायबिलिटी होती है, जो भी जिस पार्ट में नेग्लिजेंट होता है। जैसे अ मैन्युफैक्चरर मे बी लायबल इफ अ कार ब्रेक इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली एंड कॉजेज एक्सीडेंट, कि बिकॉज ऑफ सम मैल फंक्शनिंग इन द मशीन मेड बाय द मैन्युफैक्चरर, या अगर कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट आता है, उस केस में जो लायबिलिटी होती है वो मैन्युफैक्चरर की होती है। ये आपका प्रोडक्ट लायबिलिटी टॉर्ट है। और जब हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात करते हैं, जब हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा डिस्कशन है ना जिसको हम बात के लिए रखते हैं। थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगा आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी पे पूरा एक लेक्चर हमने प्लान किया है,
उस पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। अब जैसे हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टॉर्ट्स की बात करते हैं, नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि लाइबिलिटी बड़ी स्ट्रिक्ट है। आप समझ गए कि हो सकता है आपकी गलती ना हो लेकिन आपकी लाइबिलिटी होगी। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो मैं अपने घर में कोई ऐसी डेंजरस चीज लेके आता हूँ जो स्केप कर जाती है। अब अगर मैं कोई डेंजरस चीज लेकर के अपने घर पे आया तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं उसको उसको पकड़ के रखूं, कहीं दूसरों को नुकसान ना पहुंचे उसकी वजह से, और वो दूसरों को नुकसान हो गया उससे, तो अब पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आप समझ गए, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ऑल्दो सम डिफेंसेस आर देयर, राइट। जैसे मान लो जब हम और डिटेल में बात करेंगे तब हम इस पे बात करेंगे, अदरवाइज बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एग्जांपल दे रखा है, जैसे कैलिफोर्निया में क्या है कि अगर मान लो मैंने अपने घर पे एक डॉग रखा हुआ है और वो डॉग बाहर जाके किसी को बाइट करता है, किसी को काट लेता है, तो मेरी लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि मैंने उस डॉग को रखा। अब मेरी गलती नहीं है वहां पे, मेरी नेग्लिजेंस नहीं है वहां पे, मेरे डॉग ने जाके अगर किसी को बाइट किया तो वहां उस केस में मेरी जो लायबिलिटी है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। तो वहां पे आपके डिफरेंसेस बड़े कम हो जाते हैं। अब जैसे मान लो डिफेंसेस की जब हम बात करते हैं, कुछ डिफेंसेस हो सकते हैं कि भाई जो मेरा नेबर था जिसको काट लिया वो खुद ही परेशान कर रहा था उसको। दैट मीन्स कि जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ओन फॉल्ट, कि प्लेंटिफ की ही गलती है। तो ये सभी चीजें हैं जो हमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में ध्यान रखनी होती हैं। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट लायबिलिटी को भी हम ध्यान में रखेंगे, उसको हम आगे सीखेंगे और समझेंगे। तो आई होप अभी तक आपको टॉर्ट का एक बेसिक समझ आ गया होगा कि टॉर्ट होता क्या है, कैसे ऑफेंसेस को कवर करता है, कितने टाइप के टॉर्ट हैं। और उसके बाद जितनी भी हम ये वीडियोस वगैरह करने वाले हैं, इनकी अगर आप पीडीएफ या पीपीटीज को एक्सेस करना चाहते हो, यू कैन डाउनलोड अवर केपी एग्जाम प्रेप ऐप फॉर द एंड्रॉइड यूजर्स। और अगर आप आईफोन यूज करते हैं, आईओएस या लैपटॉप पे अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं ऐप। इसके लिए आपको ये इंटरफेस दिया गया है केपी एग्जाम प्रेप ऐप का। और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको क्या क्या मिलता है इसमें, आपको क्लैट 2025 का डिटेल्ड आपको पूरा ये स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा केपी एग्जाम प्रेप ऐप ओपन करते हैं। और फिर जैसे ही आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं और ये फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आते हैं, तो आपको अगर आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स सीयूईटी, ह्यूमैनिटीज सीयूईटी, देन आफ्टर दैट साइंस सीयूईटी, आपकी जितनी भी स्ट्रीम है उनका भी आपका पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है हमारे केपी सीयूईटी चैनल पर। और उनकी भी पीपीटीज along with that this CLAT PPTs are being freely provided on the app। आप समझ सकते हैं कितना इफेक्टिव आपके लिए रहने वाला है। आपको बस ऐप इंस्टॉल करनी है अपने फोन में, और आपको YouTube से पढ़ाई करनी है। आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी, आपको स्टडी मटेरियल वहां पे मिल जाएंगे, आपको कुछ टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जो आपके लिए एक फर्टाइल ग्राउंड बना देगा आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो जैसे ही आप जाते हैं आपको ये सेक्शन मिलेगा, फ्री मटेरियल्स पे आएंगे, आपको वहां पे आपको जितनी भी क्लासेस हैं उनके पीपीटीज वगैरह मिल जाते हैं। और जो वीडियोस आप यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हो, ये पीपीटीज यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। ये हमारी पूरी की पूरी फैकल्टी टीम है, जिसमें मनीष सर, हु इज अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम डीयू, विल बी टेकिंग क्लासेस ऑन द लीगल रीजनिंग, एज वेल एज आई आल्सो टेक classes on the legal reasoning, and then after that Samriddhi ma'am and yes sir is there, who will be taking classes on the GK, current affairs and English, and there is one more faculty in the section of current affairs. So this is the background of the faculties who will be training you for CLAT 2026। अगर आप बहुत अच्छी, बहुत डिटेल्ड, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं, सो दिस इज समथिंग यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन लुक फॉर, और इल्स दिस ऑप्शन ऑन यूट्यूब इज देयर, जिससे आप तैयारी करके एक बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं वो आपकी फर्दर तैयारी पे डिपेंड करता है। चल, ये हो गई, ये दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दैट वी प्रोवाइड। चलो, इस पे हम बाद में बात करेंगे। अब इसमें आ गया कि अब हम समझ गए भाई लॉ ऑफ टॉर्ट, इंटेंशनल टॉर्ट क्या होते हैं, नेग्लिजेंस रिलेटेड टॉर्ट क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या होती है। अब उसके बाद आ गया कि टॉर्ट है क्या। अब समझ गया, अभी हमने लेमन लैंग्वेज में समझ लिया कि टॉर्ट है क्या। अब जैसे इसमें दे रखा है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स प्रोवाइड रेमेडीज अगेंस्ट द सिविल लॉ। जो आपका टॉर्ट है, टॉर्टम वर्ड से आया है, और जिसमें क्या है, जिसमें जो लॉ ऑफ टॉर्ट है प्रोवाइड करता है रेमेडीज अगेंस्ट द सिविल रॉन्ग। अब उसमें क्या क्या आता है, अब इसकी थोड़ी सी लीगल डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इतनी तक, यहाँ तक की बात हमने पहले ही समझ ली है कि भाई जो वर्ड टॉर्ट है वो टॉर्टम वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड और क्रूक्ड। अब सैलमन की जो डेफिनेशन है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इन कॉमन लॉ इज
is a common law action for the liquidated unliquidated damages and which is not exclusively the breach of contract or the breach of trust or the other merely equitable obligation. तो अब ये आपकी लीगल डिफिनीशन है। अब इसको समझना कितना आसान है कि आपका जो लॉ ऑफ टॉर्ट है, टॉर्टम वर्ड से आया है जिसका मतलब क्रोक्ड या ट्विस्टेड होता है, और जिसके लिए जो रेमेडी है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होती है। अब इन चीजों के मतलब को हमें ध्यान से समझना है। क्या क्या नई चीजें मिली हमें कि इसके लिए जो रेमेडी मिलती है वो क्या होती है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होती है। और जो ये सिविल रॉन्ग है वो सिविल रॉन्ग एक्सक्लूसिवली क्या नहीं होते, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होते या अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन नहीं होती। समझ गए आप कि तीन चीजें नहीं हो सकती, इक्विटेबल ऑब्लिगेशन, एक दूसरे पे जो ऑब्लिगेशन इंपोज की जाती है, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इन तीनों अगर सिविल रॉन्ग को हम हटा दें, बाकी ये सभी सिविल रॉन्ग लॉ ऑफ टॉर्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये होगी डिफिनीशन सैलमन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक क्वेश्चन जैसे हम करते हैं ना, इज इट अ लॉ ऑफ टॉर्ट और इज इट अ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, तो सैलमन और विनफील्ड की डेफिनेशन से ही ये निकलता है। तो अब इसमें जैसे है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग जिसके लिए जो रेमेडी है कॉमन लॉ एक्शन इज फॉर द अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का क्या मतलब होता है कि एक होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस और एक होते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जो पहले से डिसाइडेड होते हैं बाय द पार्टीज, जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दिए जाते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, आप दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करती है तो वो आपस में डिसाइड कर लेती है अगर आपने ब्रीच किया तो आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो अब वहां पे क्या है, वहां पे प्रायर कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे मान लो आप IRCTC की वेबसाइट पे जाते हो और आप वहां पे टिकट बुक करते हो, तो वहां पे क्या आता है, अगर आपने टिकट कैंसिल किया तो आपको 75% ही रिफंड होगा, 25% रिफंड नहीं होगा। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो ई कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें पहले से ही डिसाइडेड है कि भाई 25% आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आप कैंसिल करते हो। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपका हो जाता है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो डैमेजेस होते हैं वो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट में जो डैमेजेस हैं वो कोर्ट डिसाइड करता है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लॉ ऑफ टॉर्ट, टॉर्टम, जिसके लिए रेमेडी क्या होती है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होती है। और ये क्या है, इसमें कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, इसमें आपको पनिशमेंट वगैरह का स्कोप नहीं होता है। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कैसे अलग है हमारे क्रिमिनल लॉ से और ये कैसे अलग है हमारे सिविल लॉ से। तो दिस इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ योर लॉ ऑफ टॉर्ट। चलो अब ये क्या है, ये जो आपका है ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से आपका अलग होता है। टॉर्ट इज व्हाट, टॉर्ट इज व्हेन the act of one party causes some harm to the other party due to negligence, carelessness on the other party, the one is who sues। अच्छा चलो अब ये किसकी बात है, ये अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे एक लीगल सूट होता है ना, पहले हमने लेमन लैंग्वेज में समझा इस पूरे कॉन्सेप्ट को, फिर हमने लीगल डिफिनेशन समझी इसको। अब हम एक केस कैसे बनता है, जैसे हम क्रिमिनल लॉज में देखते हैं ना भाई, एक साइड डिपेंडेंट होगी, एक साइड प्रोसिक्यूशन होगी, एविडेंसेस आएंगे, विटनेसेस आएंगे, हाँ, तो उन सब चीजों को जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या होता है, जो पर्सन प्लेंट फाइल करता है उसको हम बोलते हैं प्लेंटिव, राइट। जैसे मान लो मेरे अगेंस्ट किसी ने असॉल्ट किया तो मैं क्या करूंगा, मैं प्लेंट फाइल करूंगा कोर्ट में, तो मैं क्या बन गया, प्लेंटिव बन गया। और जो सामने वाला पर्सन है वो खुद को डिफेंड करेगा केसेस में, राइट। जैसे अभी हमने बात की थी डिफेंसेस इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स, तो वो अपने आप को डिफेंड करेगा, तो वो कौन बन गया, वो बन गया डिफेंडेंट। मैं क्या बन गया, मैं बन गया प्लेंटिव। तो प्लेंटिव और डिफेंडेंट ये इक्वेशन बन गई। तो प्लेंटिव वो पर्सन होता है जिसने प्लेंट फाइल करी एंड द वन हु इज सूड इज नोन एज डिफेंडेंट। जिसके अगेंस्ट लॉ सूट फाइल किया गया वो क्या बन जाएगा, डिफेंडेंट बन जाएगा। द पर्सन हु कॉजेस सच हार्म shall be made liable to pay compensation to the injured party plaintiff, कि जिसने हार्म कॉज किया है who that person will be made liable to pay compensation to the plaintiff. The compensation can be in form of money. The money received in form of compensation is called as damages. तो आई होप आपको लॉ ऑफ टॉर्ट का एक बेसिक ओवरव्यू, एक बेसिक आइडिया आपको समझ आया होगा। इवन if the harm which is caused was not intentional but due to the carelessness or the negligence the other party can be sued.
इसमें इंटेंशन का इतना रोल नहीं होता कि आपकी इंटेंशन होगी तभी और तभी केवल आपको ये बेनिफिट मिलेगा। जनरल केसेस में भी आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ लॉ ऑफ थॉट्स। अगेन एक नए साल की शुरुआत, जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था, एक डेडिकेशन, एक पर्पस के साथ होनी चाहिए कि हम अपनी तैयारी में परसिवरेंस रखेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे और बहुत मेहनत करेंगे। उसके लिए जरूरत है आपके इक्वल कंट्रीब्यूशन की, कि अगर हम यहाँ पे खड़े होकर के आपके लिए कोर्सेज बना रहे हैं तो आपको पूरी डेडिकेशन के साथ उसकी पढ़ाई करनी है, उसको प्रैक्टिस करना है। यू कैन डाउनलोड दी केपी एग्जाम प्रेप ऐप, जहां पे आपको ये पीडीएफ मिलने वाला है, जहां पर आपको ये पीडीएफ सारे मिलने वाले हैं, जहां से आप इसको वापस से रिवाइज कर सकते हो अगर आप करना चाहते हैं। अब सोचो आपके लिए कितना आसान हो गया। आप यहाँ यूट्यूब पे पढ़ते हैं, आपके पास पीपीटी है, आप वहां से रिवाइज करते हैं, एंड देन आफ्टर दैट once we complete all these 9 videos, 10th video will be on the PYQs, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी आपके लॉ ऑफ थॉट के पैसेजेस आए हैं हम उनको कवर करेंगे। तब आपको समझ आएगा कि कितना कितना जब आप बेसिक्स आपके स्ट्रांग होते हैं, आपके लिए पेपर सॉल्व करना कितना आसान हो जाता है। वी विल बी कमिंग बैक विद दी अनदर वीडियो दैट विल बी ऑन द एसेंशियल ऑफ लॉ ऑफ थॉट्स। सो टिल दैट टाइम, बाय बाय। KP classes dedicated to excellence.